जय हिंद, जय जोहार। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। और आज के इस लेक्चर क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी सीएससी का पेपर नंबर 5 का, जो कि मेंस का पेपर नंबर 5 है। और उसमें अंतर्गत एक टॉपिक है जो कि इन्फ्लेशन, जो कि मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि यह पेपर 5 जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है मुद्रास्फीति, जो कि आप लोग सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आए दिन समाचार पत्रों में से संबंधित समाचार और करंट अफेयर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है करंट अफेयर मिलते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुद्रास्फीति। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जेपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न, जैसा कि आपको पता है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। फिर आप सिलेबस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर हम लोग इस पेपर से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। फिर हम लोग इस टॉपिक पर जो है विस्तृत नोट्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो कि पीवाईक्यू एमसीक्यू है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस पेपर से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस प्रकार के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो जो ये पेपर है वो मेंस का पेपर है, जेपीएससी सीएससी का पेपर नंबर 5 है, जो कि इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड यह पेपर होता है। 200 मार्क्स का होता है, स्कोरिंग है, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का है। 180 मिनट आपको इस पेपर को करने के लिए मिलते हैं। अब जो है बात करते हैं, तो ये हमारा जो अभी तक का जेपीएससी से लिया गया जो एग्ज़ाम्स है, जो कि सिविल सर्विस से रिलेटेड है। तो आपको जो है 6 से लेके आपको 13 जेपीएससी, यानी ये 3 एग्ज़ाम को आपको पीवाईक्यू आपको देखना है, क्योंकि यही 3 एग्ज़ाम है जहां से आपका ये नया सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ था। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है वो टॉपिक आखिर किस सिलेबस पर है वो तो देख सकते हैं आप। यदि आप पीटी की बात करेंगे तो जेपीएससी सीएससी जो पीटी है उसमें आपका पेपर नंबर 1 जीएस पेपर नंबर 1 के टॉपिक नंबर डी से रिलेटेड आप इस टॉपिक को कनेक्ट करके देख सकते हैं, जो कि रिलेटेड है इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। जहां पर आपका टॉपिक दिया हुआ है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको सिलेबस में दिया गया है। 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो जो आज का टॉपिक है वो आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड रहने वाला है, जो कि ये वाला टॉपिक, ये वाला सिलेबस का ये टॉपिक आपका कवर हो सकता है। अब आप यदि जेपीएससी सीएससी मेंस एग्ज़ाम्स का जो ये पेपर नंबर 5 है उसका एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तो जो ये सिलेबस है पेपर नंबर 5 का, वो ग्रुप डी यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी, यानी 4 ग्रुप में बटा हुआ है। और ये चारों ग्रुप से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो यदि एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेक्शन इसमें डिवाइडेड है, जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है इस क्वेश्चन पेपर को। तो सेक्शन नंबर 1 में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, जिसमें कि आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है ग्रुप ए से आएगा, इससे 6 क्वेश्चन आएगा। इस ग्रुप से आपका 6 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे, और इस ग्रुप से आपका 4 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे, और इस ग्रुप से आपका 4 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे। तो इस प्रकार से ये सेक्शन नंबर 1 हो गया। अब सेक्शन नंबर 2 से जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका ग्रुप नंबर ए से, यानी ग्रुप नंबर ए का जो भी सब सिलेबस टॉपिक्स है उससे आपका 2 क्वेश्चन आपको इस डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना होता है, 40 मार्क्स का होगा। तो ये आपका
एक क्वेश्चन हो गया। सेक्शन नंबर 3 में जो क्वेश्चन आएगा वो ग्रुप नंबर बी से आएगा, जिसमें भी 2 क्वेश्चन आपको आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होता है जो कि 40 मार्क्स का होगा। सेक्शन नंबर 4 में जो आएगा क्वेश्चन वो ग्रुप नंबर सी से आएगा, जिसमें भी आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन करना है जो कि 40 मार्क्स का होगा। उसी प्रकार सेक्शन नंबर 5 में जो आपका क्वेश्चन होगा वो ग्रुप नंबर डी के सिलेबस टॉपिक्स पर होगा, जो कि 2 क्वेश्चन होंगे और उसमें से एक क्वेश्चन को आपको करना है। तो इस प्रकार से टोटल जो मार्क्स होगा इस पेपर का वो 200 का मार्क्स होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा 40 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव होगा 160 मार्क्स का। तो ये आपका दिमाग में ये पेपर का क्वेश्चन पैटर्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप यदि आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप इसमें से किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ रहा है, जो कि 5 सेक्शन में है और पांचों सेक्शन में सभी सेक्शन को करना अनिवार्य है। इस प्रकार से आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी जो भी आपका पूरा सिलेबस है वो सारा सिलेबस आपको कवर करना होगा, तभी आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन मेंस का पेपर नंबर 5 है उसका सिलेबस जो है वो आपका ये रहा, ये आपका ग्रुप नंबर ए का सिलेबस है। तो आज का जो ये टॉपिक है वो टॉपिक जो है वह टॉपिक नंबर 2 है, जो कि ग्रुप नंबर ए से है। ग्रुप नंबर ए का जो सिलेबस है वो है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि इससे रिलेटेड आपका जो टॉपिक है इन्फ्लेशन को ही हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि उसके अंतर्गत जो पढ़ना है वो कंसेप्ट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, मॉनेटरी, फिस्कल एंड डायरेक्ट मेजर्स, ये सभी टॉपिक्स आज इस वीडियो में कवर होंगे। तो इस वीडियो से आपका ये टॉपिक नंबर 2 जो है बिल्कुल कवर होने वाला है। तो ये आपका पेपर नंबर 5 का ग्रुप नंबर बी का सिलेबस है और ये ग्रुप नंबर सी का सिलेबस है। इस प्रकार से देख सकते हैं टोटल जो है आपका 27 टोटल जो है आपका टॉपिक्स नंबर है, यानी आप इसको अध्याय से बात सकते हैं। तो चैप्टर जो है 27 है। यदि हम लोग ये इस पेपर्स की बात करें तो 27 जो है हम लोग का इसमें टॉपिक का वीडियो रहने वाला है। तो ये है हमारा कंप्लीट। और यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करते हैं पेपर नंबर 5 का, तो ये भी जो हाल में एग्ज़ाम हुआ है 11 to 13 जेपीएससी, उसमें आपका पेपर नंबर 5 भी का जो क्वेश्चंस है ये रहा आपका। तो इस प्रकार से जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के अनुसार जो है क्वेश्चन आपका आया था। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 11 से 13 जेपीएससी में। और जो आज का जो टॉपिक्स है उस टॉपिक से भी रिलेटेड आपको यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को क्या कहा जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्फीति। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो आज का टॉपिक हम लोग का इन्फ्लेशन है उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने को मिला 11 से 13। इस प्रकार से आप अपने दिमाग में यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो इस प्रकार से आप ये 11 से 13 जेपीएससी का ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका जो 11 से 13 जेपीएससी का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी पैटर्न पर आपको ये सारा जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। जेपीएससी आपको क्वेश्चंस इस अपने जो एग्ज़ाम सिलेबस का पैटर्न है उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस देता है। जैसे सेक्शन 2 में हो गया, सेक्शन 2 में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। सेक्शन 3 में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। इस प्रकार से सारा जो आपका सिलेबस का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आपका
जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अब इस प्रकार से देख सकते हैं जेपीएससी 7 से 10th जेपीएससी में भी आपका इसी प्रकार के जो एग्ज़ाम्स का सिलेबस का पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन दिया गया है आपका। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारा चीज़ आपका MCQ 20 क्वेश्चंस है। जैसे कि पहला MCQ राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पिछले यदि आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हम लोग नेशनल इनकम पर जो है वीडियो बना चुके हैं, जहाँ पर आप अपने एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस MCQ क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, ये तीनों विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको ये टॉपिक बना देता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अपने माइंड्स को सेटअप कर लीजिए कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चंस देखने को आ रहा है। तो सेक्शन नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं बजट और राष्ट्रीय आय पर क्वेश्चन पूछ चुका है 7th और 10th जेपीएससी में, जबकि सेक्शन नंबर 3 से सतत विकास पर क्वेश्चन पूछ चुका है, पंचवर्षीय योजना पर क्वेश्चन पूछ चुका है। सेक्शन नंबर 5 में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रभाव पर क्वेश्चन पूछ चुका है। सेक्शन नंबर 5 में जो कि झारखंड इकोनॉमी से रिलेटेड है वो भी, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कम्प्लीटली आपको एग्ज़ाम्स का जो क्वेश्चन आपका सिलेबस का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपका 6 जेपीएससी का भी है, उसी प्रकार से फॉलो करते हुए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब चलिए बात सीधे आते हैं टॉपिक पर। जो आज का ये वीडियो है वह जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है एज पर सिलेबस, जेपीएससी के पेपर नंबर 5 के सिलेबस टॉपिक्स क्या है इन्फ्लेशन पर। तो ये है सबसे पहला कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर आपको कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ना है, जिसके अंतर्गत जो उपाय हैं वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के, वो मॉनेटरी मेजर्स हैं, फिजिकल मेजर्स हैं, डायरेक्ट मेजर्स हैं और अदर्स मेजर्स हैं। तो ये सभी का अध्ययन करना है आपको जेपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत। यदि आप हिंदी में आप विद्यार्थी हैं तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को कहते हैं, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है अवधारणा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय, जो कि 3 उपाय को हम लोगों को पढ़ना है, मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और प्रत्यक्ष उपाय। तो इस प्रकार से आपको ये टॉपिक आज कवर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये पूरा कंसेप्ट के साथ यह टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मुद्रास्फीति है, तो यहाँ पर वर्ड है मुद्रा, यहाँ शब्द है मुद्रा। तो मुद्रा है क्या, मुद्रा आखिर है क्या, मुद्रा आया कैसे, ये हमको जानना है। तो देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं पुराने समयों की, तो जब मुद्रा नहीं होती थी तो क्या होता था, जब पैसा चलन में नहीं था समाज में तो क्या होता था, तो हम लोग करते थे वस्तु विनिमय। चूँकि कोई आदमी है, यदि उसके पास, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कोई आदमी है, उसके पास है बहुत सारा मात्रा में चावल है और उसको चाहिए कपड़ा। अब दूसरा जो वही आदमी है उसके पास बहुत सारा मात्रा में कपड़ा है, अतिरिक्त मात्रा में कपड़ा है और उसको चावल चाहिए। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एक दूसरे से अपना वस्तु का विनिमय कर लेंगे। यानी इसको चाहिए चावल तो ये इसको मिल जाएगा चावल, ये इसको चावल दे देगा और ये उसको कपड़ा दे देगा। तो ये होता था वस्तु विनिमय। क्या होता था, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय के द्वारा इसी प्रकार से आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है प्राचीन काल में चलता था, जब मुद्रा का प्रबंधन नहीं था, मुद्रा का खोज नहीं था, मुद्रा चलन में नहीं था, करेंसी चलन में नहीं था। तो जो मुद्रा का जो काम है वो क्या करना है, वस्तु विनिमय में मदद करना है। तो वस्तु विनिमय के दौरान क्या क्या कठिनाई आने लगा, कुछ समय में कठिनाई आने लगा। क्या क्या कठिनाई आ सकता है कि वस्तु विनिमय में कठिनाई ये आ सकता है कि संजोग होना चाहिए। संजोग क्या होना चाहिए कि जो वस्तु इसको चाहिए वो इसको कमी होना चाहिए। तो जैसे कि इसको चावल ज़्यादा है तो इसको चावल का कमी होना चाहिए, तब तो ये चावल लेगा इससे। और इसको जो है इसके पास अतिरिक्त मात्रा में कपड़ा होना चाहिए, तब तो ये इसको कपड़ा दे पाएगा। तो यह दोहरी संजोग की समस्या है, मतलब ये संजोग होगा तभी यह काम करेगा। दूसरा जो है
वस्तुओं का अभिभाज्य होना। वस्तु जो है, वस्तु इसके पास भी जो है अतिरिक्त मात्रा में हो, और ये भी इसके पास जो है अतिरिक्त मात्रा में हो जो इसको चाहिए, तभी ये जो है वस्तु विनिमय संभव है। फिर है मूल्य का स्थिर मापदंड का ना होना। अब मान लिया जाए इसका चावल का मूल्य जो है इस कपड़ा का मूल्य से जो है कहीं ज़्यादा है, तो इस प्रकार से ये जो मूल्य है वो मूल्य जो है वो स्थिर मापदंड नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका जो वैल्यू है, मान लीजिए कपड़ा का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और चावल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है कपड़ा के वैल्यू से, तो भी इसको यह जो चूँकि ज़रूरत है तो यह वस्तु विनिमय कर सकता है। दूसरी बात है कि वस्तु विनिमय में क्या हो सकता है कि वस्तु का नाशवंत होना। अब यह बहुत मात्रा में चावल ले लिया लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाया, तो समय के साथ वो चावल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यह कठिनाई आता है वस्तु विनिमय में। इसके अलावा इसको हम लोग भंडार करके भी नहीं रख सकते, भंडारण की समस्या आएगी यदि हर वस्तु को भंडारण करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सभी जो है कठिनाई वस्तु विनिमय में देखने को मिला। तो इसके लिए लोगों में एक आया कि एक ऐसा वस्तु होना चाहिए जो कि इन सभी समस्याओं का समाधान हो सके, और वह था मुद्रा। जो मुद्रा है इन सबों जो समस्या है उन समस्या का समाधान कर सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तु विनिमय को आसान बनाती है, लेन देन का माध्यम है, मूल्य को मापती है और मूल्य को भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखती है। तो ये सारा जो आपको कठिनाई वस्तु विनिमय में आ रहा था, तो वो एक मुद्रा के चलन से, मुद्रा के आने से क्या हो गया कि सारा जो समस्या है वो समस्या का हल हो गया। तो यह मुद्रा है। तो मुद्रा वह वस्तु है जो कि वस्तु विनिमय को आसान बनाता है, लेन देन का माध्यम है और वस्तु के मूल्य को मापता है, और मूल्य को जो वस्तु का मूल्य है उसको भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखता है। अब हल है कि मुद्रा का कार्य क्या क्या हो सकता है। तो मुद्रा का कार्य क्या है, तो मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम है, लेन देन का माध्यम है। तो सभी वस्तुएं और सेवाएं सीधे नहीं बदली जा सकती, जहाँ जैसे कि यहाँ पर देख लिए हम लोग कि सभी वस्तुएं सेवाएं सीधे नहीं बदली जा सकती। तो इसके लिए हम लोग मुद्रा के माध्यम से विनिमय यानी एक्सचेंज करना आसान हो जाता है। तो यह क्या है, तो मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। दूसरा, मूल्य का मापन जैसे एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, तो वो पेन का मूल्य उस वस्तु का मूल्य का माप दिया, उसको मेजर कर दिया, उसका वैल्यू को मेजर कर दिया। 5 रुपया उस वस्तु का वैल्यू है। तो इस प्रकार से मूल्य को मापन करने का भी काम मुद्रा का है। मूल्य का भंडारण, जो मूल्य है उसको भंडार करना है। जैसे कि हम लोग बहुत सारा जो है जो मुद्रा चलन में है उस मुद्रा को हम लोग क्या करते हैं, सेविंग करके रख सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो उस सेविंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मूल्य है, वस्तु का जो मूल्य है उसको हम लोग मुद्रा के रूप में भंडार करके रख सकते हैं, और इस प्रकार से जो उसका क्रय शक्ति है, खरीदने का जो शक्ति है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा स्थगित भुगतान का माध्यम, जैसे कि हमको उधार देना है, ऋण लेना है, किस्तों में भुगतान करना है, तो ये सभी के लिए भी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका होता है। इसके साथ ही मुद्रा का जो प्रकार है बहुत सारे प्रकार के भी देखने को मिलेगा। तो विनिमय के आधार पर प्रकार, वस्तु मुद्रा जो कमोडिटी मनी भी बोलते हैं, प्रतीक मुद्रा टोकन मनी कह सकते हैं, फिड्यूसरी मुद्रा, ये आपका विनिमय के आधार पर ये सारे मुद्रा देखने को मिलता है। कानूनी स्थिति के आधार पर भी मुद्रा आपको देखने को मिलेगा, जैसे लीगल टेंडर मुद्रा, लिमिटेड लीगल टेंडर और इलीगल मनी। ये सभी जो है कानूनी स्थिति के आधार पर मुद्रा के प्रकार हैं। जो कि संरचना के आधार पर देखेंगे तो धातु, स्वर्ण धातु, रजत, कागजी मुद्रा, इस प्रकार से आपको संरचना के आधार से भी मुद्रा देखने को
मिलता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, वो टर्म है क्रय शक्ति। तो मुद्रा का क्या होता है, अपना एक क्रय शक्ति होता है, परचेजिंग पावर होता है। तो क्या होता है परचेजिंग पावर मुद्रा का, तो मुद्रा का क्रय शक्ति वह क्षमता है, एक तरह का कैपेसिटी है, जिससे वह वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। उदाहरण के लिए जैसे 100 रुपया है, तो 100 रुपया जो है, 100 रुपया में इस साल जो है 1 किलो चावल मिल रहा है। लेकिन यदि आपका इसका वैल्यू बढ़ गया, मांग बढ़ गया, तो क्या होगा, 100 रुपया में अब वह चावल जो पहले 1 किलो मिलता था, अब वह जो है 1.25 किलो मिला। तो इस प्रकार जो क्रय शक्ति है, वह क्रय शक्ति क्या हो गया, घट गया। क्रय शक्ति क्या हो गया, घट गया, क्योंकि पहले 100 रुपया में 1 केजी चावल मिलता था, लेकिन अब जो है 100 रुपया में 900 ग्राम या फिर 750 ग्राम जो ही चावल मिल रहा है। तो इसका क्रय शक्ति, खरीदने का जो क्षमता है, क्रय शक्ति जो है, वह पहले 1 केजी का था, लेकिन अब 900 ग्राम हो गया, तो क्रय शक्ति क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार से मुद्रा का क्रय शक्ति को समझ सकते हैं। तो यदि वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, तो उसी 100 रुपया में कम चावल मिलेगा, क्योंकि अब जो है वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, अब 120 रुपया हो गया पर केजी। तो अब 100 रुपया में क्या है कि 1 केजी से कम मिलेगा। तो इस प्रकार से वस्तु का मूल्य बढ़ जाने से जो है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाने से क्या होगा, मुद्रा का क्रय शक्ति घट जाता है। तो वस्तु का मूल्य जैसे जैसे बढ़ेगा, मुद्रा का क्रय शक्ति क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जो है मुद्रा का जो क्रय शक्ति है, आखिर घटता बढ़ता कैसे है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो सामान्य मूल्य स्तर पर जैसे कीमतें बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, घटती है। जैसे किसी वस्तु का दाम बढ़ गया, तो उसका क्रय मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगा, जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो क्या होगा, उसका क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर घट जाएगा। अब जो है यदि कोई व्यक्ति का आय बढ़ने लगा, बचत और निवेश बढ़ता है, कोई देश है, उस देश के लोगों का बचत बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, तो इससे भी क्या होगा, जो क्रय शक्ति है, पैसा ज़्यादा आया, तो पैसा जैसे ही मार्केट में ज़्यादा आएगा, क्या होगा, मुद्रा का जो क्रय शक्ति है वह क्या होगा, कम होगा। तकनीकी प्रगति, यदि हम लोगों का देश में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और वस्तु क्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, वस्तु की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, वस्तु क्या होगा, सस्ता होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं जो पैसा से उस वस्तु का खरीदने का जो पावर है, वह क्या होगा, सस्ती होगा। तो वस्तु तो क्या होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा वस्तु यदि मार्केट में सस्ती होने लगेगा, तो मुद्रा से क्या होगा, बहुत ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे। तो इस प्रकार से जो उत्पादन में वृद्धि होता है, तो क्रय शक्ति क्या होगा, बढ़ेगा। यदि जनसंख्या को भी प्रभावित करता है, जनसंख्या से भी क्रय शक्ति प्रभावित होता है। कैसे, तो जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, मांग बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा मांग होगा, और यदि मांग बढ़ेगा तो कीमत जो है बढ़ेगी। यदि कीमत बढ़ेगा तो क्रय शक्ति जो है घटेगा। और उसके अलावा बहुत सारी सरकारी नीतियां हैं, जिसके कारण भी जो मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है वो प्रभावित होता है। जैसे राजकोषीय व मौद्रिक नीतियों से मूल्य स्तर के मुद्रा का मात्रा प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि मुद्रा आखिर होता क्या है, मुद्रा क्या क्या कार्य करता है, और मुद्रा का परचेजिंग पावर क्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं निष्कर्ष पर कि मुद्रा मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। यह विनिमय को सरल बनाती है, मूल्य को मापती है, भविष्य के लिए बचत का साधन है, और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये पूरा जो है मुद्रा आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो है यह मुद्रा आखिर छापता कौन है, कहाँ से आता है, किस प्रकार जो है अर्थव्यवस्था में यह काम करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तु विनिमय को आसान बनाती है, लेन देन का माध्यम है, मूल्य को मापती है और मूल्य को भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखती है। तो यह मुद्रा आता कहाँ से है, तो हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का एक केंद्रीय बैंक है और यही वह बैंक है जो मुद्रा जारी करने का अधिकार रखता है और यही वो बैंक है जो सरकार को पैसे देता है, ऋण देता है। यही वह बैंक है जो 2 रुपये से लेकर 500 रुपये का नोट जो है छापने का कार्य करता है। इसके अलावा जो एक सिक्का भी चलन में होता है, तो सिक्का भारत सरकार द्वारा कहाँ बनाए जाते हैं, टकसालों में ढाले जाते हैं। तो और यह बनता किससे है, तो निकेल, स्टेनलेस स्टील, बाई मेटल आदि से बनते हैं। अब जो है मुद्रा को छापना या मिंट या प्रिंट करना या सिक्के बनाकर मुद्रा क्या होता है, तैयार किया जाता है। जो मुद्रा तैयार होता है वह किसके द्वारा वितरित किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा उसके अधिकृत बैंक जो होते हैं और अन्य संस्था जो होते हैं उसको दिया जाता है। इस प्रकार से मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था में चलन में आता है। तो सबसे पहले मुद्रा जो है आरबीआई के पास होता है, फिर वह किसको दिया, वह और अधिकृत जो बैंक हैं उनको दिया मुद्रा, और फिर मुद्रा अधिकृत बैंक से विभिन्न शाखाओं में जाता है, फिर इस प्रकार से जनता में जाता है। इस प्रकार से जनता के पास मुद्रा पहुंचता है। जैसे 100 रुपये की गड्डी है, वो भुगतान किया दुकानदार को, फिर दुकानदार वाले ने अपने उपयोग के लिए उसका भी भुगतान किया। इस प्रकार से यह मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था में लगातार चलते रहता है और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाता है। तो मुद्रा इस प्रकार से काम करता है। मुद्रा का कार्य हम लोग जान चुके हैं, मुद्रा का क्रय शक्ति प्रभावित करने वाले को जान चुके हैं कि किस प्रकार से मुद्रा का क्रय शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जो है मुद्रा जो है, जैसे कि एक मुद्रा के बारे में हमारे मन में एक सवाल होता है कि ज़्यादा पैसा यानी ज़्यादा अमीर हो जाना, है ना। तो क्या होता है कि यदि हम लोग ज़्यादा नोट छाप दें, यदि आपके पास देश है, यदि देश में बहुत ज़्यादा नोट छाप दें तो देश अमीर क्यों नहीं बन जाता, हम लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते, ये सवाल हम लोगों के मन में होता है कि ज़्यादा पैसा होगा तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। तो उदाहरण से इसको समझते हैं कि एक गांव है, एक गांव में एक आदमी है और एक आदमी के पास 10 केजी चावल है। एक आदमी के पास 10 केजी चावल है और उसी गांव में 10 लोग और हैं। अब इनको क्या चाहिए, चावल चाहिए, चावल की ज़रूरत है और प्रत्येक के पास 100-100 रुपये हैं। प्रत्येक 10 लोग जो हैं उनके पास 100-100 रुपये हैं। तो ये आदमी क्या करेगा कि हर एक से 100-100 रुपया लेके ये 10 केजी चावल इन 10 आदमी को दे देगा। यानी प्रत्येक आदमी यानी प्रत्येक लोग के पास 10 केजी चावल आ जाएगा। 10 केजी का एक केजी का चावल आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब इस प्रत्येक 10 लोगों के पास 1-1 केजी का चावल आ गया। अब कोई गांव का सरपंच है, अब क्या करता है ये सरपंच, जो 10 लोग हैं, अब दूसरी स्थिति को देखते हैं ना, ये तो आ गया। अब दूसरी स्थिति में यदि कोई सरपंच है और सरपंच जो है क्या किया कि अमीर बनाने के लिए सभी लोगों को यानी सभी 10 लोगों को 100-100 रुपया दे दिया, 100-100 रुपया और दे दिया। तो सभी लोगों के पास अब कितना है, प्रत्येक के पास 200-200 रुपया है, हर आदमी के पास 200-200 रुपया है।
अब हर आदमी के पास यानी 10 आदमी के पास 200 रुपया करके है और उनको फिर से जो है चावल चाहिए, तो ये क्या होगा, अब ये आदमी 1 केजी चावल का 200 रुपया लेगा। तो इस प्रकार से हर एक 10 आदमी के लिए जो है चावल 1 केजी ही मिला। यहाँ तो जो है 200 रुपया में क्या हुआ, 1 ही केजी चावल मिला। ये पैसा मिल गया ज़्यादा, तो ज़्यादा चावल मिलना चाहिए था, लेकिन उपलब्धता जो है वह क्या है, 10 केजी का था। तो पहले जहाँ हर कोई 100 रुपया में 1 केजी चावल खरीदता था, अब 200 रुपया में 1 केजी चावल मिलने लगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ कोई अमीर हुआ, तो अमीर कहाँ हुआ, क्या हो गया, उल्टे क्या हो गया, महंगाई बढ़ गया। जहाँ पर 100 रुपया में पैसा ज़्यादा मार्केट में देने से क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गया। जहाँ पर 100 रुपया में प्रत्येक को 1 केजी चावल मिल रहा था, वहीं पर अब 200 रुपया में प्रत्येक को 1 केजी चावल मिल रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी देश मनमाने ढंग से मुद्रा नहीं छाप सकता। तो कोई भी देश जो है वास्तविक अमीर तभी होता है जब उसका उत्पादन कृषि क्षेत्र में हो, उद्योग क्षेत्र में हो, सेवाएं, तकनीक, कुशलता। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्पादन है, उपलब्धता है, वो 10 केजी था। तो अमीर कब होता है, जब यह उत्पादन जो है, यह जो उपलब्धता है, यह बढ़ जाता है, 20 केजी हो जाता, 50 केजी हो जाता, तब जो है यह जो है गांव जो है अमीर होता। लेकिन क्या है, पैसा ज़्यादा जो है छापने से कोई भी देश अमीर नहीं होता है। तो अमीर कैसे होता है, तो अमीर होगा उत्पादन बढ़ने से। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाएंगे तब अमीर होगा, उद्योग में उत्पादन बढ़ाएंगे, सेवाएं में उत्पादन बढ़ाएंगे, तकनीक का विकास करेंगे, स्किल्स का डेवलपमेंट करेंगे। तो इस तरह से देश जो है अमीर होता है, विकसित होता है। जो आरबीआई है, वो आरबीआई जो है बैंक जो पैसा है वो कहाँ कहाँ, देवास, मैसूर और सलाबोनी में जो है पैसे छापते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा मात्रा में छाप देने से हमारा देश जो है अमीर नहीं होगा, ये हम लोगों को समझना था। तो ज़्यादा नोट छापने से देश अमीर नहीं होता है, क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ता है। तो इस प्रकार से वास्तविक समृद्धि के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा, न केवल ज़्यादा मुद्रा छापना होगा। तो ज़्यादा मुद्रा छापने से क्या होगा, देश अमीर नहीं होता है। ये कंसेप्ट आपको समझना होगा। अब हम लोग बात करते हैं मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा का सप्लाई कैसे होता है। तो सप्लाई जो है हम लोग देख चुके हैं, जो केंद्रीय बैंक है हमारा आरबीआई, जिसका स्थापना 1935 में हुआ था, वही क्या है, जो मुद्रा का सप्लाई करता है, करेंसी का सप्लाई करता है, मनी का सप्लाई करता है। तो जो केंद्रीय बैंक है उसको हम लोग सरकार का बैंक कहते हैं, और यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय संगठनों का सरकार होता है आरबीआई। और इसका जो मुद्रा का जो सप्लाई है, पूर्ति है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल, नियंत्रित रखते हैं। और इसको नियंत्रित रखने के लिए क्या क्या चाहिए, तो कुछ टूल्स है, जैसे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरियस रिजर्व रेशियो। इन सबों के मदद से जो मार्केट में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ज़्यादा मुद्रा छाप देने से देश हमारा अमीर नहीं होगा। एक नियंत्रित मात्रा में, एक नियंत्रण पर जो है मुद्रा का सप्लाई करते हैं, और इसको नियंत्रित करने के लिए बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरियस रिजर्व रेशियो, इन सबों का जो है उपयोग किया जाता है। तो मुद्रा की आपूर्ति जो है एक तरफ जहां पर आरबीआई के द्वारा किया जाता है, वहीं पर एक मार्केट में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा भी मुद्रा का सप्लाई होता है। तो क्या होता है कि जो आरबीआई है, ये तो मुद्रा जो है छापता है, सप्लाई करता है, और साथ ही यह नियंत्रण करने का काम आरबीआई ही करता है, मुद्रा का नियंत्रण, सप्लाई का नियंत्रण करने का काम। तो मुद्रा जो है ये आरबीआई किसको दे देता है, जो है व्यावसायिक बैंकों को देता है। और यह व्यावसायिक बैंक में क्या होता है, तो इस व्यावसायिक बैंक में
पैसा या तो जनता बैंक में जमा करेगा। इन सारों बैंक में क्या होगा, व्यावसायिक बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में जनता जो है बैंक में जमा करेगा। दूसरा, जो जनता है वो बैंक से ऋण लेगा। दो काम हो सकता है, बैंक में पैसा जनता जमा करेगी या फिर बैंक से जनता पैसा ऋण के रूप में लेगी। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जमा मिलेगा जनता को। तो यदि आप पैसा जो है 100 रुपया जमा देते हैं तो आपको 7% का जो है इंटरेस्ट मिलता है। अब जो है यदि वह वही 100 रुपया जनता ऋण के रूप में लेती है तो उसको 10 रुपये का इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी इसको जब एक साल में ये हो जाएगा 107, क्या हो जाएगा 107। लेकिन यही कोई ऋण चुकाएगा ये तो एक साल में कितना इसको देना पड़ेगा, 110 रुपया देना पड़ेगा बैंक को। तो 110 माइनस 107, तो इस प्रकार से जो बैंक का लाभ हो गया वह कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से बैंक जो है लाभ कमाता है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं कि जो बैंक जनता जमा करता है वहाँ से इंटरेस्ट हमको कम मिलता है, जब जनता ऋण लेता है तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है बैंक जो है लाभ कमाता है। अब जो है केंद्रीय जो मुद्रा का निर्गमन होता है, जो सप्लाई होता है, वो जनता के पास जाता है और व्यावसायिक बैंकों के पास जाता है। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जनता के पास पैसा भेजती है, व्यवसाय बैंकों के पास पैसे भेजती है, और इसी को जो है हाई पावर्ड मनी कहते हैं, यानी उस शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं, रिजर्व मुद्रा कहते हैं, मौद्रिक आधार कहते हैं इसी को। अब जो है इतनी बातें समझने के बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म समझने वाले हैं, जो है बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम इसी व्यवस्था पर कार्य करता है। आखिर क्या है, तो इसको हम लोग एक उदाहरण के तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक गांव है, एक गांव में बहुत सारे लोग हैं और उसी गांव में एक लाला है। क्या है, एक लाला है। तो लाला क्या करता है कि जो सभी लोग हैं उनके पास, लाला के पास जो है लोग सोना जमा करते हैं। चूँकि पहले ज़माने में क्या होता था, वस्तु विनिमय जो है सोना के द्वारा होता था। चूँकि सोना जो है दुर्लभ वस्तु है, आभूषण का निर्माण किया जाता है, सुंदर दिखता है, उसका गुण होता है कि वो उसका जो है चमक जो है जल्दी नहीं जाता है। तो इस प्रकार से सोना को एक आवश्यक वस्तु, महंगी वस्तु माना जाता था। तो जितने भी गांव के लोग हैं जिनके पास सोना था, तो सोना जो है सोना के द्वारा क्रय किया जाता था, क्रय विक्रय किया जाता था। सभी के पास सोना जमा हो गया। तो सोना जब जमा हो गया तब ये लाला के पास सभी लोग सोना जो है रखने के लिए गए। चूँकि जो है ताकि वह लाला के पास वो सोना जो है सुरक्षित हो, अच्छा जगह से हो, अच्छा तरह से उसको रखा जाए, चोरी ना हो, इसलिए सभी लोग लाला के पास जो है अपना जो सोना था वो सोना जो है वो रखने के लिए गए। अब लाला क्या करता है, वो सभी का सोना रख लेता है और उस रखने के एवज में उनसे कुछ शुल्क ले लेता है। जैसे मान लिया जाए कि 25 किलो कोई सोना रख रहा है तो भाई रखने का जो है खर्चा 1 किलो या फिर आधा किलो सोना जो है लाला इस प्रकार से अपना शुल्क ले लेता था। तो इसी तरह से लाला की भी कमाई हो जाती थी। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि जो लाला है वो लाला के पास सभी लोगों का सोना जो है 100 केजी सोना जमा हो गया। ये गांव के सभी लोगों का कुल सोना था जो कि लाला के पास जमा हो गया। अब यह क्या करता था, लाला जितने भी लोग सोना जमा करने के लिए आते थे लाला के पास, तो लाला क्या करता था, सोना के बदले रसीद जो है, कागज़ का रसीद जो है उसको निर्गत कर देता था, उसको दे देता था। जैसे कोई 25 केजी सोना जमा किया तो उसको 25 केजी का रसीद जो है बना के लाला दे देता था।
तो इस प्रकार से जितना भी जो है कागज़ का रसीद जो है मार्केट में चलन में आ गया। पूरे गांव में कागज़ का रसीद से ही क्या होता था कि किसी के पास 2 केजी का कागज़ का रसीद है, 2 केजी सोना का रसीद है, तो उससे वह जो है अपना जो है वस्तु विनिमय करता था। और इस प्रकार जो वही कागज़ का रसीद जो है पूरे गांव में यानी सार्वभौमिक रूप से स्वीकार होने लगा। तो इस प्रकार से पूरा जो है अर्थव्यवस्था में पूरे गांव में कागजी रसीद का चलन आ गया। अब जो है गांव के लोग सोना से विनिमय करने के बजाय किससे करने लगे, कागजी रसीद से जो है सोना का कागजी रसीद से है जो है वस्तु का विनिमय करने लगे। अब जो है एक अलग परिस्थिति में एक ये देखते हैं कि एक रामू है। अब रामू को क्या चाहिए, 24 केजी सोना चाहिए, 24 केजी सोना का ऋण चाहिए। अब चूँकि रामू को 24 केजी का सोना ऋण के रूप में चाहिए, तो वो रामू जो है कहाँ जाता है, लाला के पास जाता है कि लाला हमको 24 केजी सोना का ऋण दे दो। अब लाला के पास 100 केजी का सोना उपलब्ध है, जो कि उस 100 केजी सोना का दावेदार पहले से ही है। उसको 100 केजी का तो लोगों का है। तो क्या हुआ, लाला रामू को 24 केजी सोना का ऋण दे सकता है? यह है सवाल। क्या वह लाला जो है रामू को 24 केजी सोना का ऋण दे सकता है? तो इसका उत्तर क्या है कि चूंकि सोना जमा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, गांव का प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में अपना सोना निकालने नहीं आएगा, और इसी के कारण, इसी विश्वास के तहत लाला जो है रामू को ऋण दे सकता है, 24 केजी का सोना दे सकता है। अब वह रामू को 24 केजी का सोना दे दिया। अब रामू को 24 केजी का सोना ऋण ले लिया। अब वह 24 केजी सोना जो है अली को दे दिया, चूँकि अली से लिया था पहले कभी, तो वह रामू जो है 24 केजी सोना अली को दे दिया। अब अली जो है उसी गांव का था, तो अली क्या किया, अली जो है लाला के पास गया, वह 24 केजी सोना जो है लाला को वापस दे दिया, और उससे 24 केजी सोना के बदले जो है कागजी रसीद ले लिया। तो इस प्रकार से अब यह प्रभावतः क्या देखा गया कि जो मार्केट में कागजी रसीद जो है चलन में आ गया, वह कितना केजी सोने का कागजी रसीद है, तो 124 केजी सोने का कागजी रसीद मार्केट में चल रहा है, आ गया। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, इसी को कहते हैं साख सृजन, मनी क्रिएशन, जो कि उतना है नहीं। सोना 100 केजी का है, लेकिन मार्केट में 124 केजी सोने का कागजी रसीद चलन में है। तो इसी को कहते हैं मनी क्रिएशन, यानी साख सृजन, साख सृजन। तो बैंकिंग व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार से साख सृजन होता है, जो कि आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम लोग इसी के साथ आगे पढ़ेंगे कि बैंक किस प्रकार से काम करता है। तो बैंक जो है, बैंक के पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बैंक में जमा किया हुआ पैसा, जनता बैंक में जमा करेगी पैसा, तो वह क्या होगा, वह पैसा बैंक जो है जनता को वापस भी तो देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो जो पैसा होता है उसको हम लोग देनदारी यानी लायबिलिटी। तो बैंक के पास लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी क्या है, तो जनता के द्वारा बैंक में जमा किया हुआ पैसा, तो वो पैसा जो है बैंक को, जनता को वापस देना होता है, या फिर भविष्य में दे या कभी भी दे। तो इसको कहते हैं बैंक का लायबिलिटीज। अब दूसरा चीज़ होता है बैंक के पास होता है एसेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आस्तियाँ या संपत्तियाँ, जिससे वह जो है लोगों को, जो बैंक का खुद का पैसा होता है वो लोगों को कर्ज के रूप में देते हैं।
तो इस प्रकार से दो चीज़ हो गया, बैंक का एसेट्स और लायबिलिटी। बैंक का अपना पैसा जो कि आरबीआई के द्वारा मिलता है उसको, तो वो हो गया, या फिर बैंक का जो भी सरकारी बॉन्ड हो गया, देसी बिल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सभी जो है एसेट्स के रूप में होता है। कैश इन हैंड जो है, बैंक के पास नगद, जो भी बैंक के पास नगद है, या फिर बैंक जो है आरबीआई में जो पैसा रखता है, जमा करता है, वो पैसा बैंक का एसेट है, मतलब संपत्ति है, वो अपना संपत्ति है। या फिर वो पैसा जो जनता को लोन के रूप में देता है, या एडवांस देता है, या ऋण देता है, तो ये सभी क्या है, बैंक का एसेट्स हैं, संपत्ति है, आस्तियां हैं। तो बैंक का जो नेट वर्थ है, यानी कुल कमाई जो है, जो पूरा उसका जो संपत्ति है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, क्योंकि देनदारी वाला है, ये तो कभी भी मांग सकते हो, वो तो बैंक का पैसा है ही नहीं, वो तो जनता का पैसा है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी ही क्या कहलाता है, नेट वर्थ कहलाता है। और यही नेट वर्थ क्या कहलाता है, एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहलाता है। तो बैंक की शुद्ध मांग और अवधि देयताएं को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहते हैं। तो नेट डिमांड लायबिलिटी क्या हो गया, एक दो चीज़ है, नेट डिमांड लायबिलिटी और नेट टाइम लायबिलिटी। तो नेट डिमांड लायबिलिटी क्या हो गया, बैंक का जो सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट, डीडी, चेक, ये क्या है, सभी नेट डिमांड लायबिलिटी है। और टाइम लायबिलिटी क्या हो गया, जो फिक्स डिपॉजिट हो गया, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, ये सभी क्या है, जो है टाइम लायबिलिटी है। तो ये दोनों मिलकर बनता है एनडीटीएल। एनडीटीएल हो गया नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बैंक की शुद्ध मांग और अवधि देयताएं, बैंक का कितना शुद्ध मांग है और अवधि देयताएं, कितना टाइम लायबिलिटी है, टाइम कितना टाइम पर वह जो है डिपॉजिट देना है जनता को, तो ये अवधि देयताएं हैं। तो इस प्रकार से एनडीटीएल दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक नेट डिमांड लायबिलिटी, दूसरा टाइम लायबिलिटी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। इसी एनडीटीएल के बेस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। अब जो है बैंक में दो तरह का काम होता है, बैंक पैसा कहाँ से लाता है और बैंक इस पैसे का क्या करता है। तो बैंक पैसा कहाँ से लाएगा, तो बैंक जो है, जनता बैंक में पैसा जमा करेंगे तब बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक में डिपॉजिट यानी जमा किया हुआ पैसा जो है बैंक में होगा। फिर या फिर बैंक में पैसा कहाँ से आएगा, तो आरबीआई से क्या करेगा, बैंक उधार लेगा, या फिर आरबीआई के द्वारा दिया गया बैंक को पैसा, तो वो हो गया बैंक में पैसा जमा होगा। फिर अन्य देयतारी मैंने हवाला देना, बाकी सैलरी, कर चुकाना, ये सभी जो है बैंक में पैसा जो है आता है। तो ये बैंक जो है पैसा किस प्रकार से आता है, लोगों के द्वारा जमा किया गया पैसा, आरबीआई के से लिया गया ऋण, या फिर हवाला, या फिर बाकी सैलरी, कर चुकाना, ये सभी के द्वारा जो है बैंक में पैसा आता है। तो इस प्रकार से लायबिलिटी का का मतलब होता है कि पैसा मांगने पर, जनता के द्वारा पैसा मांगने पर पैसा देना होगा, लायबिलिटी हो गया। तो टर्म हम लोग बहुत सारा सीख लिए कि एनडीटीएल क्या होता है, बैंक में पैसा कहाँ से आता है, बैंक का एसेट्स क्या 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 होता है, और बैंक का लायबिलिटी क्या क्या होता है। अब जो एनडीटीएल है, एनडीटीएल बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। तो एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब इसी एनडीटीएल पर आरबीआई क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, लागू करता है बैंकों पर। लागू क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर। अब सीआरआर क्या है, तो सीआरआर
कैश रिजर्व रेशियो होता है इसका फुल फॉर्म। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात मतलब जो कैश है वो रिजर्व रखना है बैंक में, तो यह तय कौन करता है? यह तय आरबीआई करता है। आरबीआई लागू करता है बैंक को, क्योंकि जितना भी बैंक का कार्य प्रणाली है वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होता है। तो जितना भी बैंक है उसमें सीआरआर लागू कितना होना चाहिए यह आरबीआई तय करता है। और यह आरबीआई सीआरआर तय करने के लिए क्या देखता है? बैंक का एनडीटीएल देखता है। यदि किसी बैंक का एनडीटीएल यानी नेट डिमांड और टोटल लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टोटल टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड मतलब कि जो बैंक है उसमें सेविंग कितना है, दूसरा जो है उसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट रिक्योरिंग डिपॉजिट कितना है, दोनों को जोड़ लेंगे तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज हो जाता है। तो ये कितना है बैंक के पास? तो बैंक के पास मान लिया जाए एनडीटीएल 100 करोड़ है, तो क्या होगा कि सीआरआर आरबीआई तय कर लिया 4%। आरबीआई लागू किया कि सीआरआर 4% होना चाहिए। अब क्या होगा? अब बैंक को 100 का 4% यानी 4 करोड़ रुपया आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा रखना होगा, जिसे ही सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये हो गया 4%, यानी यदि आपको 5% कहता तो 5 करोड़ रुपया जो है आरबीआई में जमा करना होता। अब जो है एसएलआर, एक और इम्पोर्टेंट टर्म है एसएलआर, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है? तो यदि बैंक का एनडीटीएल 100 करोड़ रुपया है और आरबीआई एसएलआर लागू करने के लिए बोल दिया कि 18% एसएलआर लागू किया जा रहा है, तो क्या करेगा बैंक? जो है 18 करोड़ रुपया अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना होगा। उसको अनिवार्य होगा रखना कि लिक्विड एसेट्स के रूप में, जैसे कि 18 करोड़ जो है उसको लिक्विड एसेट्स के रूप में यानी करेंसी के रूप में बैंक अपने पास रखना पड़ेगा। एसएलआर, इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। और अब ये सवाल उठता है कि आरबीआई सीआरआर और एसएलआर क्यों रखवाता है? तो इसका जवाब है कि बैंक की सुरक्षा के लिए। बैंक की सुरक्षा के लिए किस संदर्भ में? कि अचानक से लोग बैंक में पैसा रखे हुए हैं और अचानक से लोग के द्वारा निकासी होने लगा और मांगने लगा, तो कैसे करेगा? पैसा होगा बैंक के पास तब ना, तो बैंक भुगतान कर सके, इसके लिए बैंक जो है की सुरक्षा के लिए सीआरआर और एसएलआर जो है रखवाता है। और साथ ही साथ बैंक स्थिर रहे और सुरक्षित रहे, इसके लिए सीआरआर और एसएलआर रखवाता है। नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो बैंक क्रैश कर जाएगा, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगा। और दूसरा जो है जवाब है महंगाई और लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए सीआरआर और एसएलआर जो है लागू करती है आरबीआई। तो सीआरआर यानी जो है कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने से क्या होगा कि आरबीआई का पास जमा पैसा जाता है। यानी सीआरआर यदि 5% यहाँ पर कर देता तो क्या करना होता बैंक को? यानी 5 करोड़ रुपया आरबीआई के पास पैसा चला जाता। और एसएलआर बढ़ाने से क्या होगा? बाजार में पैसा कम हो जाता है। तो जैसे ही एसएलआर बढ़ने लगा तो क्या होगा? बाजार में पैसा कम हो जाएगा, इससे महंगाई पर नियंत्रण रहता है। इस प्रकार से जो मार्केट में पैसा बढ़ाना है, घटाना है, या फिर आरबीआई के पास खुद में पैसा लाना है, तो ये इस प्रकार से जो है महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। किसके थ्रू? सीआरआर और एसएलआर के थ्रू। तो मार्केट में पैसा का प्रवाह नियंत्रित रहे, इसके लिए सीआरआर और एसएलआर जो है लागू करता है आरबीआई के
द्वारा। तो इस प्रकार से आप इस पूरे पैटर्न को, पूरे बैंकिंग व्यवस्था को समझ चुके होंगे। अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, आए दिन समाचार पत्रों में इन सबों की बातें होती है। तो रेपो रेट आखिर क्या है? तो वह दर जिस पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण फंड देता है, उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। जैसे ये आरबीआई है तो आरबीआई के पास पैसे छापना है, उसका अधिकार है पैसा छापना। अब वह कॉमर्शियल बैंक को क्या करेगा? ऋण देगा। तो जिस रेट पर ऋण देगा उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। जैसे कि यदि रेपो रेट 6% है तो आरबीआई बैंकों को 6% ब्याज दर पर ऋण देता है। यदि वह 100 रुपया जो है ऋण दिया, 6% रेपो रेट है और एक बैंक को 100 रुपया जो है वार्षिक जो है ऋण दिया, तो एक साल के बाद 106 रुपया उसको आरबीआई को लौटाना होगा। तो यही है रेपो रेट। तो रेपो रेट समझ में आ गया। अब क्या है? दूसरा टर्म है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उनकी अतिरिक्त धनराशि यानी सरप्लस फंड्स जमा करता है। अब यह वाणिज्यिक बैंक है, अब ये आरबीआई है। तो यह क्या करेगा? वाणिज्यिक बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया, मान लीजिए 100 रुपया आ गया, वो 100 रुपया जो है आरबीआई के पास जमा करता है। तो यह आरबीआई उसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो इसी को बोलते हैं, जिस रेट पर वह इंटरेस्ट देगा आरबीआई, उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। अब जो है नेक्स्ट है आपका टर्म बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? तो वह दर जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण या अग्रिम यानी एडवांस देता है। तो मान लीजिए ये कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जो है ग्राहकों के टच में होते हैं, यहीं पर ये पैसा देते हैं, जमा करते हैं या ऋण लेते हैं इसी बैंक से। तो जिस रेट से बैंक जनता को ऋण देता है तो उस रेट को क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों टर्म को समझ चुके हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। अब ये तीनों में आपस में क्या क्या संबंध है? तो सबसे ज़्यादा जो हाई होता है वैल्यू, वह होता है रेपो रेट का। रेपो रेट का हाई होता है, फिर बैंक रेट का हाई होता है और सबसे कम क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का जो है रेट क्या होता है? कम होता है। अब जो है यह तीनों टर्म जो है मुद्रास्फीति, आगे हम लोग डिटेल्स में मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे। जान लेते हैं यहाँ पर कि मुद्रास्फीति का आरबीआई रेपो रेट, इन रेपो रेट्स, इन टर्म्स का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आरबीआई रेपो रेट क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो बैंकों के लिए क्या होगा? ऋण महंगा हो जाएगा। यहाँ पर ऋण क्या होगा? महंगा हो जाएगा। यदि बैंक रेट बढ़ता है तो बैंक रेट किससे होगा? जनता से संबंधित है। तो लोगों और व्यवसाय के लिए ऋण क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। उधार कम होता है, खर्च और मांग, जब उधार कम होता है तो क्या होगा? खर्च और मांग घटेगा। और जैसे ही खर्च और मांग घटेगा, कीमतें क्या होगा? कम होती हैं। कीमत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिवर्स रेट बढ़ाने से बैंक अतिरिक्त धन कहाँ पर जमा करेंगे? आरबीआई के पास जमा करेंगे। और जैसे ही आरबीआई के पास जमा करेंगे बैंक, बाजार में पैसा क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो पैसा कम हो जाएगा। और इस प्रकार से जो मुद्रास्फीति का नियंत्रण है उससे किया जा सकता है। तो ये तीनों टर्म से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सबों को तय आरबीआई करता है और इनके द्वारा जो है मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर नियंत्रण रखा जाता है। तो ये सभी जो है
बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। तो रेपो रेट जो मौद्रिक नीति होता है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो पॉलिसी होता है उसको हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण और मुख्य उपकरण है कौन? रेपो रेट। और इन दरों में बदलाव से बाजार में पैसे की उपलब्धता और ऋण की लागत क्या होती है? प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट आरबीआई की मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण औजार हैं, जो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर और सुदृढ़ बनाने में मदद करते हैं। तो रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? ऋण महंगा होगा तो मांग कम होगा तो मुद्रास्फीति, महंगाई कम होगा। अब रेपो रेट यदि कम होगा तो ऋण क्या हो जाएगा? सस्ता होगा। ऋण सस्ता होगा तो क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना होगा और मांग ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो महंगाई है उन सबों पर इन सारे टर्म्स यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सबों का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव होता है। अब आता है मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का वैल्यू ऑफ मनी में परिवर्तन। तो मुद्रा का जो मूल्य है उसमें क्या क्या परिवर्तन की अवस्थाएं हैं? तो ये आपको 6 तरह के अवस्था देखने को मिलेगा। तो यही जो अवस्था है यही है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो है मुद्रा का मूल्य का परिवर्तन का अवस्था है। तो मुद्रास्फीति क्या है? जो मुद्रा का जो मूल्य है उसमें क्या परिवर्तन है और परिवर्तन किस स्टेज पर है, किस अवस्था पर है, उसी में से एक है मुद्रास्फीति। तो अवस्था कितना हो सकता है? तो इस तरह से 6 अवस्थाएं हो सकती हैं। मुद्रा का वैल्यू में परिवर्तन जो होता है उसमें 6 अवस्थाएं हो सकती हैं, जिसमें है मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रा अपस्फीति जिसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रा अस्फीति जिसको डिफ्लेशन बोलते हैं, और मुद्रा संकुचन जो कि मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, मुद्रा संस्फीति जो कि मॉनेटरी एक्सपेंशन कहते हैं, पुनः स्फीति जो कि रिफ्लेशन कहते हैं। तो सबसे पहला जो मुद्रा का मूल्य का जो परिवर्तन है, पहला स्थिति जो है वह है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, यानी जो है जनरल भाषा में उसको हम लोग महंगाई बोलते हैं। क्या अर्थ होता है? तो मुद्रास्फीति जो कि सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि, जो कि मार्केट अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तुएं हैं लगभग बड़े पैमाने पर जब वस्तुओं का सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? जब भी मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ता है तो मुद्रा का जो मूल्य का क्रय शक्ति है वह घट जाता है। यानी 100 रुपया में पहले 1 केजी चावल मिलता था, अब जो है यदि महंगाई बढ़ने पर 100 रुपया में क्या होगा? 800 ग्राम चावल मिलेगा। तो क्रय शक्ति क्या हो गया? घट गया। तो मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति से मुद्रा का मूल्य का जो क्रय शक्ति है वह घटता है। क्या कारण हो सकता है मुद्रास्फीति के? तो मांग में अधिक वृद्धि, लोगों का डिमांड बढ़ गया। तो लोगों का डिमांड यदि बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, यानी क्रय शक्ति घट जाएगा। और लागत में यदि वृद्धि हो गया, यदि कोई वस्तु बनाने में ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, पैसा ज़्यादा लग गया अचानक से, तो भी महंगाई बढ़ जाएगा। मुद्रा की अधिक आपूर्ति, यदि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया मार्केट में, तो भी मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगा। इस तरह से महंगाई बढ़ जाएगा। राजकोषीय घाटा और अधिक सरकारी खर्च, सरकार अधिक खर्च कर ली और राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा हो गया तो भी आपका महंगाई आ जाएगा। आयातित मुद्रास्फीति, विदेशों से जो कीमत है वो बढ़ गया तो भी हमको मुद्रास्फीति देखने को मिलेगा। जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी, ये सभी के कारण मुद्रास्फीति हो सकता है।
अब मुद्रास्फीति का उपाय क्या है, तो रेपो दर यानी बढ़ा देंगे, रेपो दर बढ़ा देंगे, CRR SLR बढ़ा देंगे, खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री कर देंगे और ऋण नियंत्रण करेंगे। ये सभी जो है मुद्रास्फीति के उपाय हैं। इसके अलावा राजकोषीय उपाय में क्या हो सकता है, तो सरकार माने राजकोषीय उपाय माने सरकार के द्वारा क्या उपाय, तो सरकारी खर्च कम कर सकते हैं। सरकार का जो अपना खर्च है उसको कम कर दिया, कर को बढ़ा दिया, सार्वजनिक ऋण बढ़ गया तो भी आपका क्या होगा, मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है, महंगाई को रोका जा सकता है। आपूर्ति बढ़ाने के उपाय, आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या होगा कि उत्पादन बढ़ाना होगा। यदि मांग बढ़ गया है तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। तो महंगाई बढ़ गया है, मांग बढ़ने से तो क्या करेंगे, उत्पादन बढ़ा देंगे, आयात बढ़ा देंगे, भंडारण बढ़ा देंगे, परिवहन व्यवसाय में सुधार कर देंगे। तो ये सभी से क्या होगा, मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कम किया जा सकता है। प्रशासनिक उपाय में जिसे जमाखोरी, कोई जमा करके रखा है, कालाबाजारी कर रहा है, आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण करने पर ये सभी जो है उपाय किया जा सकता है महंगाई के लिए। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति को आप समझ सकते हैं, इन्फ्लेशन को समझ सकते हैं, इन्फ्लेशन को समझ सकते हैं। अब मुद्रास्फीति का जस्ट जो है उल्टा है मुद्रास्फीति। इसको पहले 3 नंबर को पहले समझ लेते हैं। अब यह क्या है कि इसमें क्या है, सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होता है, तो इसमें क्या होगा, सामान्य मूल्य स्तर में लगातार क्या होगा, गिरावट होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति। तो सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट होने को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा के मूल्य पर प्रभाव क्या होता है, तो मुद्रा का मूल्य जो है यानी क्रय शक्ति क्या होगा, बढ़ेगा। मुद्रा का मूल्य यानी क्रय शक्ति बढ़ेगा। और इसका कारण क्या हो सकता है कि मांग में जो इसका है उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो मांग में भारी कमी, उत्पादन में कमी, अधिक आपूर्ति या स्टॉक का जमाव, ऋण का अभाव, निवेश में गिरावट, लोगों की बचत प्रवृत्ति बढ़ना, तकनीकी प्रगति से लागत में कमी। तो ये सभी जो है मुद्रास्फीति यानी डिफ्लेशन के कारण हैं। इसके लिए निवारण के लिए क्या हो सकता है, बस यही जो निवारण होगा इसका, वही निवारण इसका भी होगा। तो इसमें जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जैसे मौद्रिक नीति को शिथिल करना, रेपो दर यहाँ पर बढ़ रहा था तो यहाँ पर कम कर देंगे, CRR SLR कम करना, सरकारी खर्च को बढ़ा देना, करों में कमी कर देना, सार्वजनिक ऋण जो है घटाना या बढ़ाना, उत्पादन में सार्वजनिक ऋण बढ़ाना, उत्पादन व रोजगार बढ़ाना, ये सभी जो है मुद्रास्फीति यानी डिफ्लेशन के रोकथाम के उपाय हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है वह है मुद्रा अपस्फीति। ये हो गया सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो रहा है, ये सामान्य मूल्य स्तर में जो है कमी हो रहा है, ये महंगाई बढ़ गया, ये महंगाई घट गया। अब जो है मुद्रा अपस्फीति, इसमें वस्तु का मूल्य तो बढ़ते हैं परंतु उनकी वृद्धि की दर घटती जाती है। वस्तु के जो है मूल्य का वृद्धि दर जो है घटती जाती है। तो इसमें क्या होगा, मुद्रा के मूल्य पर प्रभाव क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य घटता है, मूल्य जो है घटेगा, मूल्य यानी क्रय शक्ति घटेगा, परंतु घटने की गति क्या होगा, बेहद धीमी होगी। बेहद क्या है, बहुत धीमी होगी, घटेगा लेकिन धीरे धीरे घटेगा। मूल्य बढ़ेगा यानी उनकी वृद्धि दर घटती क्या है, मूल्य यानी क्रय शक्ति घटेगा लेकिन धीरे धीरे घटेगा, उसको हम लोग कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। तो इसका कारण क्या है, मौद्रिक नीति की कठोर कदम, ब्याज दरों में वृद्धि, मांग में कमी, आपूर्ति पक्ष में सुधार और सरकारी नियंत्रण एवं नीतिगत प्रयास, इन सबों के कारण जो है मुद्रा अपस्फीति होता है। अब इसमें इसका निवारण क्या हो सकता है, तो नियंत्रित मौद्रिक नीति जारी रखना, आपूर्ति में सुधार बनाए रखना, राजकोषीय अनुशासन रखना, उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाना, बाजार को निगरानी रखना, ये सभी जो है निवारण के उपाय हैं। तो इस प्रकार से आप मुद्रा अपस्फीति देख सकते हैं, मुद्रा अस्फीति हो गया, मुद्रास्फीति हो गया। अब एक है टर्म
मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन क्या है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की मात्रा को कम कर देना। अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो पैसा है, अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में मान लिया जाए 20 लाख करोड़ रुपए का पैसा चलन में है। अब उस 20 लाख करोड़ को क्या कर देंगे? सीधे कम कर देंगे, तो उसको कहते हैं मुद्रा संकुचन। मुद्रा के मूल्य में क्या प्रभाव होगा? तो मुद्रा की क्रय शक्ति, यदि पैसा जो है कम कर देंगे तो क्रय शक्ति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। महंगाई पर नियंत्रण होता है, तो इससे भी महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्य कारण क्या है? तो बढ़ती मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जब हम लोग करते हैं तो ये मुद्रा संकुचन जो है के द्वारा जो है बढ़ती मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। अत्यधिक मांग और खर्च पर रोक, यदि बहुत ज़्यादा मांग है और खर्च करने पर रोक लगा दिए हैं तो ये भी मुद्रा संकुचन होता है। और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है तो मुद्रा संकुचन करते हैं, यानी जो मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको कम कर देते हैं। तो मार्केट में जो भी मनी सप्लाई है उसको कम कर देना ही क्या कहलाता है? मुद्रा संकुचन कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। इसको कैसे लागू करते हैं? तो इसको केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है। रेपो दर या बैंक दर बढ़ा देते हैं तो जो मुद्रा है, जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में, वह कम हो जाएगा। CRR SLR बढ़ा देते हैं। खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेच देते हैं। ऋण नियंत्रण और साख नियंत्रण पर कंट्रोल करते हैं। उपभोक्ता ऋण पर अंकुश लगा देते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा संकुचन समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट जो टर्म है मुद्रा संस्फीति। यदि हम लोग, अब इसी का उल्टा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की मात्रा बढ़ गया, इसमें बढ़ गया और इसमें घट गया, यानी मार्केट में अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है बढ़ा देते हैं, यानी उसमें जो है 20 लाख करोड़ रुपया यदि अभी भारत के अर्थव्यवस्था में चलन में है, तो यदि हम उसको 25 लाख करोड़ कर दें तो मुद्रा संस्फीति कहलाएगा। तो इससे क्या होगा कि मुद्रा मार्केट में बढ़ गया तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगा। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो मांग और उत्पादन बढ़ाना, मंदी अवसाद से उबारना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, निवेश और आर्थिक गतिविधियों में प्रोत्साहित करना। इसे लागू कैसे किया जा सकता है? तो रेपो दर, बैंक दर को कम कर देकर किया जा सकता है। CRR और SLR कम कर दिए तो ये लागू हो जाएगा। खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ क्या होगा कि खरीद लेते हैं तो वो होगा। फिर ऋण की उपलब्धता बढ़ा देते हैं तो इससे भी मुद्रा संस्फीति होता है। उपभोक्ता और व्यवसाय का सस्ता ऋण दे देते हैं तो इससे भी आपको मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है। अब जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है, जो लास्ट टर्म है, वो है रिफ्लेशन यानी पुनः स्फीति। तो मंदी या अस्फीति के बाद और कीमतों को फिर से बढ़ाना। मंदी या अस्फीति हो गया, मंदी हो गया या अस्फीति हो गया, यानी डिफ्लेशन हो गया, मंदी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मंदी या अस्फीति, मंदी या अस्फीति यानी डिफ्लेशन हो गया, मंदी हो गया, तो क्या होगा के बाद कीमत को फिर से बढ़ाना है ना। यानी डिफ्लेशन हो गया, उसके बाद कीमत को फिर से बढ़ाना है। तो कीमत को फिर से बढ़ाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेशन कहेंगे। जिसे इसमें क्या होगा कि मुद्रा का मूल्य कुछ हद तक घटता है और अर्थव्यवस्था को गति मिलता है। कुछ हद तक क्या हो गया? घटेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को क्या होगा? गति मिलेगा। क्या कारण है? तो अस्फीति से अर्थव्यवस्था को निकालना, जैसे जो इन्फ्लेशन जो है, डिफ्लेशन है, यानी मंदी जो है उसको से निकालना है, देश को निकालना है, तो कीमत को थोड़ा सा क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। मांग और उत्पादन और रोजगार बढ़ाना, मांग बढ़ा देना, उत्पादन बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, ये सभी क्या है? पुनः स्फीति के जो है उपाय हैं। निवेश को प्रोत्साहन देना, ये भी, इससे भी आपका पुनः स्फीति होगा। मूल्य स्तर को समान स्तर पर लाना, इससे भी क्या होगा? आपका रिफ्लेशन यानी पुनः स्फीति होगा। तो अब स्फीति को पुनः जो है कीमत को बढ़ा देना, और स्फीति यदि हो गया है तो उसको पुनः कीमत को बढ़ा देना क्या कहलाता है? रिफ्लेशन यानी पुनः स्फीति कहलाता है। इसे लागू करने के उपाय क्या क्या हैं? तो मौद्रिक नीति को शिथिल कर देना है, सरकारी खर्च बढ़ाना, करों में कमी, सस्ती ऋण उपलब्धता, उत्पादन और अवसंरचना में निवेश बढ़ाना, ये सभी के कारण पुनः स्फीति
होता है। तो इस प्रकार से ये 6 का 6 टर्म को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये 6 टर्म आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं सीधे कारण मुद्रास्फीति के प्रकार के कितने प्रकार हैं। तो मुद्रास्फीति के प्रकार एक होता है चलन स्फीति, शाक स्फीति, मांग प्रेरित स्फीति, लागत प्रेरित स्फीति, बजटीय स्फीति, अवमूल्यन जनित स्फीति, खुली स्फीति और दबी मुद्रास्फीति। तो जब अर्थव्यवस्था में कागजी मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, जब अर्थव्यवस्था में पैसा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चलन स्फीति। और जब बैंक में अत्यधिक ऋण प्रदान करते हैं, बहुत ज़्यादा ऋण जो है जनता को देने लगता है, जिससे बाजार में क्रय शक्ति बढ़ता है और कीमतें बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है इसको हम लोग शाक स्फीति बोलते हैं। शाक स्फीति में क्या होगा कि अधिक शाक, बहुत ज़्यादा शाक जनरेट हो गया, यानी क्रेडिट ज़्यादा हो गया, से क्या होगा अधिक मांग फिर बढ़ेगा और अधिक मांग होगा तो कीमत बढ़ेगा। तो आपको मुद्रास्फीति में क्या होगा कि कीमत बढ़ जाना है, कीमत बढ़ गया यानी महंगाई बढ़ गया। जब कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो, जितना मांग है उतना आपूर्ति नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं मांग प्रेरित स्फीति। यानी अधिक मांग हो गया तो क्या हो गया, कम आपूर्ति हमको है लेकिन कीमत इसके कारण बढ़ गया। लागत प्रेरित स्फीति, यदि कोई उत्पादन हो रहा है उसमें अधिक लागत लग गया तो क्या हो गया, कीमत अधिक हो गया। तो ये कीमत जब अधिक हो गया तो मुद्रास्फीति हो गया। बजटीय स्फीति, जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है, बजट घाटा जिसको कहते हैं, और इस घाटे की पूर्ति के लिए अधिक मुद्रा जारी की जाती है तो इससे भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो बजट घाटा के कारण क्या होगा, उसको पूर्ति के लिए अधिक मुद्रा जो है मार्केट में सप्लाई होगा। जब अधिक मुद्रा आएगा तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है यानी डीवैल्यूएशन कर देते हैं भाइयों और बहनों, नो लीगल टेंडर, तो यदि आपका अवमूल्यन हो जाता है देश की मुद्रा का तो आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और इससे कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल यानी विदेश की बात हो रहा है, जैसे कि अभी जो है मान लिया जाए $1 में कितना है, 97 रुपया या 98 रुपया जो भी है। यदि $1 का कीमत 100 रुपया हो जाएगा तो क्या हो गया, ये जो मुद्रा है वो हम लोग का मुद्रा है उसका डीवैल्यूएशन हो गया। तो डीवैल्यूएशन हो गया तो क्या हो गया, आयात महंगा हो गया। तो आयात महंगा हो जाएगा तो कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा। खुली स्फीति, जब सरकार की कीमतों पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाती है, जब सरकार कीमत पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगा रहा है कि अपने आप बढ़ रहा है, तो बाजार की मांग आपूर्ति के अनुसार कीमतें खुलकर बढ़ने लगती है। तो इसका कोई भी नियंत्रण नहीं है और कीमत बढ़ने लगा तो ये क्या कहलाएगा, खुली स्फीति, खुली मुद्रास्फीति। दबी मुद्रास्फीति में जब जो है मांग अधिक परंतु नियंत्रण के कारण कीमतें नहीं बढ़ रही है, नियंत्रण लगा दिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं दबी मुद्रास्फीति। तो इस प्रकार से मुद्रा का क्या क्या परिवर्तन की अवस्थाएं हैं, फिर हम लोग उसमें आता है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का कितना प्रकार है वो सारा हम लोग जान लिए। अब जो है मुद्रास्फीति जो है मापते कैसे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जो है मुद्रास्फीति जो है मापते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं और भारत में इसका निर्धारण कौन करता है। तो मुद्रास्फीति को मापते कैसे हैं, तो मुद्रास्फीति को वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है। जैसे पहला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको हम लोग CPI बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो क्या होता है, आम उपभोक्ता द्वारा जो भी खरीदी जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों के आधार पर मापा जाता है ना। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन मुख्यतः CPI से मापा जाता है। आम जो व्यक्ति है या फिर उपभोक्ता है उसका द्वारा जो वस्तु और सेवाएं जो खरीदा जाता है उसी को कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
और इसी के थ्रू जो है भारत में खुदरा मुद्रास्फीति मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक बाज़ार में, जब थोक बाज़ार है उसमें जो वस्तुओं का कीमत क्या चल रहा है उसके आधार पर जो मापते हैं वस्तु का कीमत, तो उसको बोलते हैं थोक मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जो सीपीआई है वह खुदरा स्फीति मापने के लिए होता है, और जो डब्ल्यूपीआई है थोक मुद्रास्फीति यानी होलसेल इन्फ्लेशन मापने के लिए होता है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति मापते हैं किसके द्वारा, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा और थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। अब जैसे कि मुद्रास्फीति गणना कैसे करते हैं, तो जैसे कि मुद्रास्फीति पिछले वर्ष जो है कोई वस्तु जो है 1 किलो चावल 100 रुपया में ख़रीदा जा रहा था, अब जो है इस वर्ष 1 किलो चावल 106 रुपया में ख़रीदा जा रहा है। तो मुद्रास्फीति दर कितना है, तो 100 में से 100 रुपया घटाएंगे बटा 100 इंटू 100, तो 6% जो है इस वर्ष मुद्रास्फीति का दर है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति की गणना करते हैं। उसी प्रकार जो है मुद्रास्फीति को दर्शाते कैसे, तो मुद्रास्फीति को किससे दर्शाते हैं, प्रतिशत में दर्शाते हैं, और इसे तालिका, ग्राफ या रेखा चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे 2024-25 में सीपीआई जो था 123.5 था और मुद्रास्फीति का दर जो है 6.01 था 2024-25 में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं 24-25 में 6.01। उसी प्रकार जो है 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, ये सभी जो वित्तीय फाइनेंशियल ईयर हैं उस सब में मुद्रास्फीति का दर को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मुद्रास्फीति का निर्धारण को देख सकते हैं। अब भारत में मुद्रास्फीति का निर्धारण करता कौन है, कौन इसका घोषणा करता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को तैयार करता है, याद रखेंगे। इसी के आधार पर खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन की आधिकारिक घोषणा होता है। वहीं पर आर्थिक सलाहकार का कार्यालय यानी OEA यानी DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स, ये क्या करता है, यह थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI तैयार करता है, और इसी के आधार पर थोक मुद्रास्फीति यानी होलसेल इन्फ्लेशन की घोषणा की जाती है। और है भारतीय रिजर्व बैंक का क्या योगदान है, तो जो RBI है वह मुद्रास्फीति मापता नहीं है बल्कि उसे नियंत्रित करता है, और यह मौद्रिक नीति जैसे रेपो दर में बदलाव के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। तो भारत में RBI का मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या है, 4%, जो कि ±2% हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में आ गई होंगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सबों चीज़ों को समझने के लिए आए दिन समाचार पत्रों यानी करंट अफेयर्स में इन सबों के बारे में चर्चा होती है, जो कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को खासा प्रभावित करती है, उनके जीवन स्तर को प्रभावित करती है। तो ये सबों को ये सभी टर्मों का जानना जरूरी है। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हम लोग का मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक था JPSC का, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में जो निरंतर वृद्धि होता है। जो वस्तु और सेवा का जो सामान्य मूल्य है उसमें निरंतर वृद्धि होने लगता है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, तो इसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे आम जनता विशेषकर जो है निश्चित आय वाले वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः इसे नियंत्रित करना क्या है, आवश्यक है। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रित करने के उपाय हैं, मुख्यतः 4 भागों में बांटे जा रहे हैं। पहला, मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में क्या होता है, तो इन उपायों का उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, ऋण की उपलब्धता जो है ब्याज दरों को नियंत्रित करना है। इसमें है बैंक दर में वृद्धि, तो केंद्रीय बैंक दर बढ़ाता है जिससे वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण महंगा हो जाता है। ऋण की मांग कम होती है और कुल मांग घटती है जिससे मुद्रास्फीति क्या हो जाता है, नियंत्रित होता है। नगद आरक्षित अनुपात जैसे CRR वृद्धि, जैसे बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का अधिक भाग रिजर्व रूप में रखना पड़ता है, जिससे जो ऋण देने की क्षमता घट जाती है और बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होती है। यानी बाजार में हमको क्या करना है, करेंसी सप्लाई को कम कर देना है, जिससे क्या होगा, जो है महंगाई
कम हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात SLR में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो बैंक को अधिक पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। इससे ऋण के लिए उपलब्ध धन कम हो जाता है और मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाती है, घटती है। खुले बाजार का परिचालन, तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। इससे बाजार में अतिरिक्त मुद्रा अवशोषित होती है और मांग घटती है। तो इस प्रकार से मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। रेपो रेट में वृद्धि, रेपो बढ़ाने से बैंक के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण क्या हो जाएगा, महंगा होगा और बैंक कम ऋण देते हैं, जिससे निवेश और उपभोग घटता है, मुद्रास्फीति कम होती है। उपभोक्ता ऋणों पर सीमा लगाने से अनावश्यक खर्च कम होता है और मांग नियंत्रित होती है। इस प्रकार से मौद्रिक उपाय यानी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ये सारा उपाय किया जाता है, जिससे मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। अब दूसरा जो उपाय है वो राजकोषीय उपाय यानी फिस्कल मेजर्स में सरकार के द्वारा किया गया जो है निर्णय होता है। इन उपायों में संबंध सरकार के व्यय और कर नीति से होता है। इसमें क्या करते हैं, करों में वृद्धि। सरकार क्या करती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर देती है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उपभोग और मांग कम हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा उपाय है सरकारी व्यय में कमी, यानी जो सरकार जो अनावश्यक या फिर गैर उत्पादक व्यय करती है उसमें कटौती करेगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था में कुल मांग कम हो जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके, तो सरकार जो है आवश्यक वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करके कीमतों को नियंत्रित करेगी और जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाएगी। इससे भी मुद्रास्फीति क्या होगा, कम होगा। बजट संतुलन बनाए रखेगी। सरकार को राजकोषीय घाटा को क्या करना है, कम करके जो है मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कम किया जा सकता है। अधिक घाटा होने पर मुद्रा छापने की नौबत आती है, जिससे मुद्रास्फीति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता में सुधार, उत्पादन लागत कम कर वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाते हैं, जिससे कि मूल्य क्या हो जाती है, स्थिर रहती है। तो ये राजकोषीय उपाय था जिससे हम लोग महंगाई को कम कर सकते हैं। उत्पादन और आपूर्ति संबंधी उपाय। अब उत्पादन और आपूर्ति संबंधी उपाय में क्या है, तो इन उपायों का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है, ताकि मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखना रह सके। जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि कर देंगे जी, सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक, आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। कृषि उपज की पर्याप्त उपलब्धता में जो है मुद्रास्फीति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, जब हम अधिक उत्पादन करते हैं तो वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्या होता है, कीमत क्या होता है, नियंत्रित रहती है। तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी घटेगा। बुनियादी ढांचे का विकास, यदि हम लोग परिवहन, भंडारण या कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग का विकास करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगा और वितरण लागत घटेगा, जिसके कारण महंगाई घटेगी। आयात में वृद्धि, जब हम लोग आवश्यक वस्तुओं का आयात करने से घरेलू आपूर्ति बढ़ती है और जब घरेलू आपूर्ति बढ़ेगा तो कीमत पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। इसके कारण जो है मुद्रास्फीति कम होगा या नियंत्रित कर सकते हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण, आवश्यक वस्तु अधिनियम का कड़ाई से क्या करना है, पालन करवाना है। भंडारण की सीमा निर्धारित करना है। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अन्य प्रशासनिक उपाय है जिसके माध्यम से हम लोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। इन उपायों में है आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए यह अधिनियम होता है, जिसमें जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाई जाती है। तो इन उपायों से भी हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। मूल्य नियंत्रण, अब आवश्यक वस्तु है पर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP निर्धारित हम लोग यदि कर देते हैं तो भी हम लोग मूल्य नियंत्रण के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को पर नियंत्रण कर सकते हैं। अत्यधिक मूल्य वृद्धि पर दंडात्मक कार्रवाई करके व्यवस्था करके हम लोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला जो उपाय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS सिस्टम के द्वारा जो है हम लोग मुद्रास्फीति पर नियंत्रित कर सकते हैं। तो राशन की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध करा देते हैं, जिससे कि जो है मुद्रास्फीति इसके माध्यम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जन जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ताओं को अधिक कीमत न देने के लिए जागरूक करना है और उपभोक्ता मंचों और हॉटलाइनों
को सक्रिय कर देंगे। इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति महंगाई पर नियंत्रण कर सकते हैं। और इसी के साथ मजदूरी और वेतन नीति, यदि हम लोग वेतन और मजदूरी में उचित वृद्धि और सुनिश्चित कर देते हैं और अत्यधिक वेतन वृद्धि से लागत बढ़ती है और मुद्रास्फीति भी बढ़ती है, तो इन सारों के उपायों के जरिए जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो निष्कर्ष पर यह पहुंचते हैं कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए केवल एक उपाय पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय, उत्पादन आपूर्ति संबंधी और प्रशासनिक उपाय को समन्वित और संतुलित उपयोग करके हम लोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है कि मुद्रास्फीति को किस प्रकार से हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये था आज के क्लास का कंप्लीट डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये क्लास बेहतर लगा होगा, आपका कंसेप्ट और क्लियरिटी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। भले वीडियो बड़ा हुआ होगा, लेकिन आपका इससे एक टॉपिक जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से कंप्लीट होता है, जो कि आप अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इन सारों टर्म से आप परिचित हो गए होंगे। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।